गुड मॉर्निंग क्लास 8th, सब्जेक्ट हिंदी। हमने पिछली क्लास में पोयम पढ़ी थी समर्पण। उसी पोयम को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी आधी पोयम हमने उस क्लास में पढ़ी है और आगे की आधी पोयम हम अपनी इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। समर्पण के भाव क्या होते हैं, समर्पण किस तरह से है, देशभक्ति के लिए जो समर्पण दिखाया गया है इस कविता के माध्यम से राम अवतार जी का, उसे हमने इसमें ध्यान से पढ़ा है। आगे की हमारी पंक्तियां होती हैं, मांझ दो तलवार को। आगे की हमारी लाइनें हैं, मांझ दो तलवार को। मांझ दो तलवार को से क्या मतलब है हमारा? तलवार को यहाँ पर साफ करने से मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा मतलब हो जाता है कि जो तलवार है, तलवार की जो धार है उसे तेज कर दे। जो हम मांझ शब्द बर्तनों को मांझने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर वो अर्थ ना होते हुए इस मांझ दो तलवार को का अर्थ है कि तलवार की जो धार है हम उसे तेज कर दें। मांझ दो तलवार को लगाओ ना देरी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि कि तलवार की धार तेज करने के लिए देरी ना लगाओ। बांध दो कसकर। क्या बांधने के लिए कहा जा रहा है? बांध दो कसकर। जैसे कोई भी चीज़ हम बहुत टाइट करके बांध देते हैं जिससे वो गिरे नहीं, तो वो यही कह रहे हैं कि बांध दो कसकर, बहुत अच्छे से कसकर बांध दो, गिरे नहीं। क्या बांधने के लिए कह रहे हैं? ढाल। जो ढाल होती है, जहाँ पर तलवार जब चलाते हैं, एक ढाल हमारे हाथ में होती है दूसरे का वार रोकने के लिए, और एक ढाल पीछे कमर पर पे कह रहे हैं बंधवाने के लिए कि अगर कोई पीछे से वार करे तो उस ढाल के द्वारा उस वार को रोका जा सके। तो कह रहे हैं बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। कमर पर ढाल मेरी। बहुत ही अच्छी पंक्तियों में वो यहाँ पर अपनी देशभक्ति की भावना दिखा रहे हैं कि मांझ दो तलवार को, लगाओ ना देरी। कह रहे हैं तलवार की जो धार है उसे बहुत तेज कर दो, उसकी धार को तेज कर दो, और उसकी धार को तेज करने में ज़्यादा देर मत लगाओ, क्योंकि बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी। और क्या कह रहे हैं कि जो ढाल है, एक ढाल अपने एक हाथ पे संभाली हुई है और अपनी एक ढाल को कमर पर बंधवाना चाहती हैं। कह रहे हैं बांध दो कसकर। कसकर इसलिए जिससे कि वो खुल ना जाए, शत्रु के वार से वो टूट ना जाए। कह रहे कसकर मेरी कमर पर एक ढाल बांध दो। आगे कह रहे हैं भाल। भाल शब्द को हमने अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि भाल शब्द का अर्थ क्या होता है। भाल का अर्थ होता है मस्तक, मतलब सर। भाल पर मल दो। मल दो का मतलब है अपने मस्तक पर, जो ये मस्तक है इस पर लगा दो। क्या लगा दो? मल दो चरण। चरण का मतलब पैर, जो हमारे चरण कहलाते हैं। चरण की धूल थोड़ी। चरण की धूल थोड़ी। जो धरती माता के मिट्टी है, उस मिट्टी को अपनी देशभक्ति की भावना से वो इतने ओतप्रोत हैं कि वो मिट्टी का ही अपने माथे पर मलने के लिए कह रहे हैं कि जो ये मेरा माथा है, इस मिट्टी को मेरे माथे पर मल दो। और वो मिट्टी किस तरह से कह रहे हैं कि यही धरती माता के चरण हैं। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी। आगे पंक्ति में क्या कह रहे हैं? शीश। शीश का भी अर्थ क्या है? मस्तक पर। शीश पर
आशीष की छाया घनेरी, शीश पर आशीष। आशीष का अर्थ है आशीर्वाद। जो हमें बड़ों का आशीर्वाद होता है वो आशीष कहलाता है। आशीष की छाया घनेरी। घनेरी का अर्थ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, घनी छाया में जो हमें प्रदान करें, घनेरी। वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर धरती माता की जब हम धूल को अपने मस्तक पर लगा लेंगे तो उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे पंक्ति कह रही है स्वप्न। स्वप्न अर्पित। स्वप्न क्या होते हैं? जो हम सोते हुए अवस्था में देखते हैं उन्हें हम स्वप्न कहते हैं। आंखें बंद करने के बाद रात को जब हमें नींद आ जाती है और हम गहरी निद्रा में होते हैं वो स्वप्न कहलाते हैं। लेकिन यहाँ स्वप्न का अर्थ कुछ और ही है। क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित। ये स्वप्न कौन सा स्वप्न है? ये स्वप्न वो स्वप्न है जो हम जागती हुई आंखों से देखते हैं। जो जागती हुई आंखों से स्वप्न देखते हैं उन्हें नींद नहीं आती, तो वो स्वप्न अर्पित कर रहे हैं। जो जागती हुई आंखों से वो देख रहे हैं कि मेरा देश कैसा हो, मेरी भारत भूमि कैसी हो, मेरी धरती माँ कैसी हो, उसके प्रति वो क्या क्या समर्पित करना चाहते हैं। तो ये स्वप्न हमारे रात्रि में सोने की अवस्था के बाद के स्वप्न नहीं है। ये स्वप्न वो हैं जो वो खुली आंखों से देख रहे हैं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित। प्रश्न अर्पित का मतलब यही है कि जो भी मेरे अपने मन में प्रश्न हैं, मैं किस तरह से अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद अपनी देश की धरती के लिए क्या कर सकता हूँ, वो यहाँ पर उस तरह के प्रश्न को समर्पित करना चाहते हैं कि मेरे सारे प्रश्न अर्पित हो जाएं। आगे की पंक्ति क्या कह रही है? आयु का, आयु से मतलब यहाँ पर मनुष्य की आयु से ही है। आयु का क्षण क्षण समर्पित, क्षण क्षण मतलब हर एक एक पल। आयु का हर एक एक पल, क्षण क्षण समर्पित। मीन्स जितनी भी उनकी आयु है वो अपनी आयु का हर एक एक पल धरती के लिए, धरती माँ के लिए समर्पित कर रहे हैं। आगे की पंक्ति में चाहता हूँ, चाहता हूँ देश की धरती जो हमारी भारत भूमि है, देश की धरती भारत भूमि के लिए कहा गया है, तुझे कुछ और भी दूं। दोबारा से उनके मन के भाव यही आ रहे हैं कि इतना सब कुछ समर्पित करने के बाद मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। वो क्या दूं? तुझे कुछ और भी दूं। मीन्स यहाँ पर जो राम अवतार त्यागी हैं वो अपने इन शब्दों के द्वारा अपने भाव बता रहे हैं कि मैं इतना सब कुछ कर दूं कि तलवारों को भी, धार को भी तेज़ कर दूं और उसको धार को तेज़ करने के लिए समय को व्यर्थ ना करूं, और अपनी जो ढाल है उसको, ढाल को भी कमर पे कस के बांधने के लिए कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो उनका सिर है, उनके सिर पे जो ये भारत भूमि है उसकी मिट्टी को मल दें जिससे कि उनको उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। आगे की पंक्तियां हैं, तोड़ता है मोह का बंधन क्षमा दो।
तोड़ता है मोह का बंधन, क्षमा दो। जो हमारे पारिवारिक संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो मोह के बंधन कहलाते हैं, उन्हें हम मोह के बंधन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं तोड़ता है मोह का बंधन, क्षमा दो। गांव मेरे, गांव मेरे द्वार आंगन, द्वार आंगन मतलब जो हमारा घर होता है, उसका जो हमारा घर है, वो कह रहे हैं द्वार घर आंगन क्षमा दो। आगे शब्द क्या हैं उनके? आज सीधे हाथ में, क्या कह रही है? आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। आज सीधे हाथ में तलवार दे दो। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। सुमन अर्पित, सुमन मीन्स फूल, सुमन अर्पित। अभी मैं आपको इन पंक्तियों का अर्थ पूरी तरह से बताती हूँ। सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित, नीड़ का तृण तृण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती, फिर से अपनी उन्हीं पंक्तियों को वो दोहरा रहे हैं। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। इन पंक्तियों के साथ वो अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं। इस कविता में रामावतार जी ने अपने सारे भाव देश के प्रति जो है समर्पित, उनके भाव वो उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से वो इस देश के लिए अपना क्या क्या समर्पित करने के लिए भावना रखते हैं। यहाँ पर ये पंक्ति हमारी पूरी होती है। यहाँ पर जो इसके भाव अभी बचे हुए हैं वो भाव मैं आपको बताती हूँ। तोड़ता है मोह का बंधन मीन्स जो घर और परिवार के साथ हम सभी का एक संबंध होता है और उसके अंदर एक मोह की भावना होती है, वो उस भावना के लिए कह रहे हैं कि वो सारे बंधन मुझे क्षमा कर दो। गांव मेरे, जिस गांव के वो रहने वाले हैं, जो उनकी जन्मभूमि है, द्वार घर
आंगन क्षमा दो। वो उन सभी से क्षमा चाहते हैं और कह रहे हैं आज सीधे हाथ में, हमारे दो हैंड होते हैं, एक सीधा हाथ और एक उल्टा हाथ, उल्टे हाथ को बाएं हाथ कहते हैं। तो वो कह रहे हैं आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ध्वज जो अपनी विजय पताका है, उस विजय पताका के लिए कह रहे हैं कि जो बायां हाथ है उसमें मेरी ध्वज को थमा दो। और क्या कह रही हैं, सुमन अर्पित मीन्स जो फूल हैं वो उन फूलों को अर्पित करना चाहते हैं। चमन अर्पित, जो फूलों का बगीचा है, जो चमन कहलाता है, उस चमन को अर्पित करना चाहते हैं। नीड़ का तृण तृण समर्पित, यहाँ पर जो नीड़ का तृण तृण समर्पित है उससे अर्थ है कि जो उनके घर का सब कुछ है। नीड़ का तृण तृण समर्पित, वो भी यहाँ पर तृण तृण एक एक तिनके के जो लिया गया है वो शब्द हमारे घर के लिए ही लिया गया है। जैसे पक्षी एक एक तिनके को उठाकर लाता है और अपने लिए घोंसला बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य भी बहुत सारे साधन जुटाता है और अपने लिए घर बनाता है। यहाँ पर वो यही कह रहे हैं नीड़ का तृण तृण समर्पित, मीन्स जो भी कुछ मेरे घर का सब सामान है वो सब सामान समर्पित कर दूं। और आखिर में भी उनकी भावना यही है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूं। इतना सब कुछ समर्पण करने के बाद भी रामावतार जी के मन में ये भावना है कि वो इस देश के प्रति और क्या समर्पित कर दें। और क्लास हमने लास्ट वीडियो क्लास में अपनी इस जो पहले की पंक्तियाँ थी हमने उन्हें पढ़ा था और इसके बाद हम इस क्लास में अपनी आगे की पंक्तियों को पढ़ रहे हैं। तो आप ध्यान से इस पंक्ति को पढ़ेंगे, इन सभी पंक्तियों को पढ़ेंगे और उसके बाद इन सब पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपको जितनी ही कॉपी में लिखने के लिए कहा गया है उतना ही नोटबुक में इसे लिखेंगे। और जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आपको व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे वर्क सेंड करने के, आप उस वर्क को व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।